आदाब, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीओए इंडिया की इस खास पेशकश में। समझिए, मैं स्मिता शर्मा हूं और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इंडिया में इन दिनों जो बड़ी खबरें हैं, चुनावी हलचल हैं, जो सुर्खियां हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं आज इस एपिसोड में संजय सिंह, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में और जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। वो पहले ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर बने हैं चुनाव ऐलान होने के बाद जिनको अरेस्ट किया गया, और ये पूरा मामला एक लिकर स्कैम से जुड़ा हुआ है। जो आरोप है कि शराब घोटाला हुआ है, किकबैक्स मिले हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, एक्साइज पॉलिसी रिवाइज की गई थी 2020-21 में, इस पॉलिसी को बाद में स्क्रैप कर दिया गया था। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में इसी मामले में अरेस्ट किया गया था और अभी वो ऐसे पहले हाई प्रोफाइल दरअसल चेहरा हैं जो बाहर निकले हैं जेल से बेल पर, रिहाई तो नहीं हुई है, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन ये वो उन चेहरों में से हैं जो अप्रूवर टर्न नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में जिन लोगों को बेल मिले हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जो पहले अक्यूज थे, आरोपी थे और फिर वो सरकारी गवाह बने। सबसे पहले तो संजय जी, आप निकलने के बाद से आप काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस से आप रूबरू हो रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त आपका जेल से बाहर आना, जबकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, आम आदमी पार्टी के नज़रिए से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पार्टी के लिए शॉट इन द आर्म है कि कम से कम एक मोमेंटम मिल पा रहा है पार्टी को। थॉट्स क्या हैं आप जब अभी निकले हैं, इस वक्त के माहौल को और संघर्ष को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण वक्त है ये, और अगर आप इन 6 महीनों की यात्रा को देखेंगे जेल की, तो एक एक दिन मैं यही सोचता था कि जिस दिन बाहर निकलूँगा और मजबूती से इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि आज एक बड़ा संकट है। चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करो, फर्जी मुकदमे लगा के गिरफ्तार करो, कोई सबूत ना हो, गवाह ना हो तो गवाह तैयार करो, झूठे गवाह बनाओ और उसके बाद अरेस्ट करो। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आज केजरीवाल पे है, कल भगवंत मान पे होगा, फिर विजयन जी पे होगा, फिर स्टालिन पे होगा, रेवंत रेड्डी पे होगा, ममता जी पे होगा, ये सिद्धारमैया जी पे होगा, ये चलेगा लगातार। तो इसलिए इसको यहीं रोकने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन को और मजबूती से हम लोगों को मिलके चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। मोदी जी 2024 का चुनाव हारेंगे और शायद यही बौखलाहट है उनकी। उनको लग रहा है कि वो चुनाव जीत नहीं रहे हैं। 2019 में वो सैचुरेशन पॉइंट पे थे। महाराष्ट्र में लगभग सारी सीटें थीं, कर्नाटका में लगभग सारी सीटें थीं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, आज हर जगह, हरियाणा हो, आज हर जगह इनकी सीटें कम होंगी। और इसी के कारण, वरना कोई राजनेता अगर 400 पार के नारे में इसको यकीन होता तो वो ऐसा नहीं करता है। हम ये राजनीति की बात पे आते हैं तुरंत। एक दो सवाल मैं करना चाहूँगी इस पूरे मामले से जुड़े हुए, क्योंकि इसमें जो काबिले गौर है कि ये माना जा रहा है कि किसी भी दस्तावेज में आपके हस्ताक्षर नहीं था। आप पर आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी को स्क्रैप किया जा रहा था, नई पॉलिसी बनाया जा रहा था, उन मीटिंग्स में आप शामिल थे, लेकिन मनीष सिसोदिया, चूंकि वो एक्साइज डिपार्टमेंट उनके पास थी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल को इस मामले में किंग पिन माना जा रहा है। जो एक और बीआरएस रीजनल पार्टी है तेलंगाना की, उनकी नेता के कविता, उनको भी बेल नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों को कोई आधार होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन जमानत इनको नहीं मिल रही है। आप पहले ऐसे शख्स बने हैं पॉलिटिकली जिनको बेल मिली है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये आपके दर्शकों को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये जो पीएमएलए का कानून है, ये अपने आप में इतना जटिल कानून है। इसकी जटिलताओं के कारण बेल नहीं मिलती और उसमें लंबा समय लग जाता है, लंबा वक्त लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं, लग जाता है, कई बार अदालती प्रक्रियाओं में टाइम लग जाता है। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका क्या है और क्या आरोप है उनके ऊपर, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिर्फ 4 गवाही है, 4 गवाही, स्मिता जी। ईडी ने 162 लोगों की गवाही ली, बयान लिए। सीबीआई ने 294 लोगों के गवाही ली, बयान लिए, और 456 गवाहों में से मात्र 4 गवाही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अब वो किन परिस्थितियों में ली गई, ये आपके दर्शकों को पता होना जरूरी है। एक गवाह है मंगुंटा रेड्डी, दूसरा है राघव रेड्डी, तीसरा है शरद रेड्डी, चौथा है सी अरविंद। मंगुंटा रेड्डी पर ईडी का छापा 16 सितंबर 2022 को पड़ता है
10 फरवरी को उसके बेटे राघव रेड्डी को अरेस्ट कर लिया जाता है और 16 जुलाई को वो केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देता है। 18 जुलाई को उसको बेल मिल जाती है। इस दौरान बाप और बेटे मिलकर 10 स्टेटमेंट देते हैं। 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इन बयानों पर हमें भरोसा नहीं है, उसको छिपा लिया जाता है और 2 अंतिम के बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। मेरा ये कहना है, ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम नहीं है, कोई रद्दी की टोकरी नहीं है जहां पे आप कागज बटोर के रख रहे हैं। अगर आपने कोई एविडेंस इकट्ठा किया था केजरीवाल जी के खिलाफ तो आपने उसको कोर्ट में क्यों नहीं रखा, छुपाया क्यों नहीं? कोर्ट को तय करने दीजिए कि वो सारे कागज सही हैं या गलत हैं। सेक्शन 50 पीएमएलए में कोई आदमी गलत बयान दे ही नहीं सकता। अगर वो झूठा बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 8 बयान जिसमें केजरीवाल के खिलाफ नाम नहीं लिया गया, एक भी शब्द नहीं कहा गया केजरीवाल के खिलाफ, वो बयान अगर झूठे बयान थे तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ईडी को उनके खिलाफ। नहीं किया। आते शरद रेड्डी पे, शरद रेड्डी को के घर पे छापा पड़ता है ईडी का 9 नवंबर 2022 को, गिरफ्तारी होती है 10 नवंबर 2022 को, 25 अप्रैल को जमानत मिलती है। इस दौरान 12 स्टेटमेंट वो देता है। 12 स्टेटमेंट में 10 स्टेटमेंट छिपा लेती है ईडी और 2 स्टेटमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड पे लेके आती है। हमारे वकील जब गए और उन्होंने कहा कि साहब, केजरीवाल साहब के वकीलों ने कहा साहब हम आरोपी हैं लेकिन हमारे खिलाफ जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, वो अगर दिखाए नहीं जाएंगे तो हम मुकदमा कैसे लड़ेंगे? तो मार्च के महीने में आदेश हुआ। उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन शुरू हुई और इंस्पेक्शन में पता चला कि भाई ये तो हैरान करने वाली बात है। जिन लोगों ने नाम में कहीं नाम नहीं लिया केजरीवाल जी का, उस गवाही को आप सही नहीं मान रहे हैं। मैं यहाँ दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि एक और पेचीदगी ये भी है कि इसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनका नाम ले रहे हैं, शरद रेड्डी वगैरह, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मसला चला जिस पर आपने बातचीत देखी, उन लोगों ने चुनावी चंदे भी दिए और उसको लेकर भी सवाल हुआ कि क्या ये कोअर्सिव मेजर्स यूज हो रहे हैं। ऐसे चंदे पीएमएलए की जटिलता है कि सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रही, हाई कोर्ट बेल नहीं दे रही। सिर्फ ऐसे ही चंदे नहीं दिए। 10 नवंबर को अरेस्ट होते हैं। 15 नवंबर को शरद रेड्डी 5 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है और अपनी रिहाई तक 55 करोड़ रुपए देता है। आप बताइए, एक आदमी जो किंग पिन जिसको कहती है ईडी, उसके खाते आपने क्यों नहीं सीज किए? कैसे उसने बीजेपी को चंदा दे दिया? आप लोगों ने ये पॉलिसी स्क्रैप क्यों किया था अगर पॉलिसी में कोई गलती नहीं थी? ये सवाल लोग बार बार पूछते हैं। इसी तरह की पॉलिसी पंजाब में है। वहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट में आप देखिए रेवेन्यू सरप्लस हुआ। और दूसरी बात यह है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और लैंड दोनों एलजी के पास है। जब ठेके स्वीकृत हुए, जितने ठेकों की संख्या पहले थी उतनी ही ठेके स्वीकृत हुए नई पॉलिसी में, लेकिन इन्होंने ठेके खुलने ही नहीं दिए और दुष्प्रचार फैलाया। उसका कोई करप्शन से लेना देना नहीं है और उसके बाद फिर मजबूरी में पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। तो कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है आप कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपने कहा भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं बीजेपी का भ्रष्टाचार है। बीजेपी का ही है, लेकिन एक्साइज भ्रष्टाचार है या कोई आराम से एक्साइज का ही। भाई एक आदमी को किंग पिन कह रहे हो आप और उसी से आप 55 करोड़ रुपए ले रहे हो। ईडी को पता है ये किंग पिन है, बीजेपी को पता है ये किंग पिन है। 55 करोड़ रुपए क्या बगैर मोदी जी के, नड्डा जी के, अमित शाह जी के, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के बगैर बीजेपी के खाते में चले गए? ऐसा संभव है? कोई मानेगा? ये अगर सरकार बनती है किसी तरीके से, इंडिया अलायंस सरकार बनती है, क्या आप लोग पीएमएलए में कोई चेंज करेंगे? देखिए, जो इसके जो जटिलताएं हैं कानून में, उस पर जरूर रिव्यू होना चाहिए। और तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देने, मतलब इस पर बेंच जब भी बनेगी फैसला देगा ही देगा। इस दौरान यहाँ से, क्योंकि अब ऐसा 3 दफ़ा हो चुका कि एक ही शख्स जो कि दरअसल पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं कि पिटीशन लेकर कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। उनको फटकार लगाई जाती है कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, और हाई कोर्ट कहता है कि भाई आपके खिलाफ जो है जुर्माना लगाना चाहिए। क्या ये बिल्कुल क्लियर है आम आदमी पार्टी? क्योंकि जेल के पीछे से सरकार चलाना अपने आप में सिर्फ ऑपरेशनल पार्टी, मैं सिर्फ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बात ही नहीं कर रही हूँ कि इवन ऑपरेशनली एक सलाखों के पीछे से सरकार को चलाना बड़ा मुश्किल बात है। आप तो जानती हैं, इसी तिहाड़ में सुब्रत राय सहारा को ऑफिस का, इंटरनेट का, फ़ोन का, मीटिंग का पूरा उनको ऑफिस बनाकर उनको काम करने का मौका दिया गया था। चांद्रा ब्रदर्स को दिया गया था। तो 1-2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री को अगर फर्जी मामले में वहाँ पे डाला गया और जब तक वहाँ पे हैं वो,
मुझे उम्मीद है कि जल्दी बेल मिल जाएगी, लेकिन वो तो शायद अंडर द टेबल सेटिंग थी ना उन लोगों ने जो किया था, वो तो ऐसे भी कॉन्वेंट के तौर पर जेल में गए थे। अंडर द टेबल तो कोई सेटलमेंट कर ही नहीं सकते वो। जब आप जेल के अंदर हैं तो कोई भी परमिशन जो कोर्ट के थ्रू होती है, तो कोर्ट और जहाँ तक लेटर्स का सवाल है, लेटर्स आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल लेटर का सवाल है, वो आप कोर्ट की परमिशन से लिख सकते हैं। मैंने अपने केस में चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी चिट्ठियाँ लिखी हैं, और कॉन्फिडेंशियल चिट्ठियाँ भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को लिखी है, और कोर्ट का ऑर्डर मिला है मुझे। ये पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि ठीक है, रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई, भीड़ आई, उसकी तस्वीरें हमने दिखाई थी VOA इंडिया पर। कहीं कैंडल लाइट मार्चेस निकाले जा रहे हैं, कहीं वन डे सिंबॉलिक फास्टिंग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी महसूस हो रहा है कि एक स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन सड़कों पर नहीं हो पा रही है लोगों की। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी, जिसकी जरूरत है इस वक्त। क्या लोगों में एपेटाइट नहीं है स्मिता जी प्रोटेस्ट्स की, या क्या है स्मिता जी, मामला? 31 मार्च की रैली तो आप सारे लोगों ने देखी होगी। ऐतिहासिक रैली थी रामलीला के मैदान में, जिसमें सारे नेता इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन के। तो ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन उस मोमेंटम को आगे अभी से लेकर इलेक्शन बनेगा। होने तक अभी उपवास देखिए आप, विदेशों में उपवास हुए हैं केजरीवाल जी के समर्थन में। यहाँ हिंदुस्तान के सभी शहरों में हुए उपवास के कार्यक्रम। तो मोमेंटम बना रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। इंडिया अलायंस के अंदर क्या आप लोग सब एक दूसरे को बिल्कुल, क्योंकि अभी तक दिल्ली में जो है अपने कैंडिडेट्स का नाम कांग्रेस की तरफ से वो भी नहीं घोषणा किया गया है, क्या किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक अलायंस का जो है वो नहीं बन पाया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे हम ये बता सकें कि भाई इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो हम कौन से 10 काम या 20 काम करेंगे। तो इसके लिए तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन आप जब जेल आप नहीं गए थे अक्टूबर से पहले, तब तक नीतीश कुमार जैसे नेता इंडिया अलायंस के एक प्रोबेबल बड़े कन्वीनर के तौर पर देखे जा रहे थे, वो पलट जाते हैं, वापस बीजेपी चले जाते हैं। उसका दुख हुआ मुझे, उसकी तकलीफ हुई, क्योंकि वो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और बिहार तो जेपी के साथ खड़ा रहा, देश जेपी के साथ खड़ा रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के साथ नहीं खड़ा होगा। उन्होंने गलत काम किया, नहीं करना चाहिए ये। आपको क्या और ज़रूरत है भाई? आप मुख्यमंत्री हो गए इतनी बार, और अभी भी आप आरजेडी के साथ मिलके मुख्यमंत्री ही थे। आप क्यों ऐसे मतलब अब इतिहास आपको कम मौके देता है। आपको किस रूप में आपको याद किया जाए ये आपको तय करना होता है, कायर के रूप में कि बहादुर के रूप में। पर उनका तो अपना इतिहास ही रहा है रह रहकर पलटने का। तो रह रह के पलटने का अगर इतिहास रहा है तो उनको लोग अच्छे रूप में याद नहीं करेंगे। पर बिहार में इसका फायदा होगा आप लोग को, ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं, बिहार मतलब ऑपोजिशन को या तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, आप देखिएगा। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियां, आरजेडी और कांग्रेस मिलके बुरी तरीके से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को हराएंगे। आप लोग अपनी कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाए रखेंगे? आम आदमी पार्टी से भी कुछ डिफेक्शंस हुए हैं, पंजाब से भी डिफेक्शन हुए हैं। अरविंद केजरीवाल क्या जेल के पीछे से मैसेजिंग दिया करेंगे कि आप AI का इस्तेमाल करेंगे? कैसे करेंगे आप आगे? कुछ प्लान करते हैं, उस पर अभी तय कर रहे हैं, हम लोग प्लान करते हैं। तो इंडिया अलायंस को साथ इस वक्त कौन लेकर चल रहा है? इंडिया अलायंस में अभी तो मैं फ़िलहाल जब से 2-3 दिन से आया हूँ, लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में ही व्यस्त हूँ। लेकिन जल्द ही अब सबसे मुलाकात करके, और जाहिर तौर पे खड़गे साहब हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, तो उनसे बैठ के बात करके और बाकी लोगों से बात करके हम लोगों का प्रयास रहेगा कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो जरूर आना चाहिए। गांधी परिवार से क्या थकान महसूस हो रही है? इतने डिफेक्शंस क्यों हो रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, गांधी परिवार से थकान महसूस होने का सवाल नहीं है। 14 पूर्व मुख्यमंत्री चले गए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में। एक पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, और क्या देगा भाई आप? मतलब क्या आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जेल का डर है क्या लोगों को? ये हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो अगर डरना है तो फिर क्यों राजनीति कर रहे हैं आप? कोई डॉक्टर ने थोड़ी बताया अपना कुर्ता पैजामा उतार के आराम से घर बैठिए, बच्चों को खिलाइए। क्या वजह है कि आपकी यूनिट अभी भी ज्यादा कंसोलिडेटेड है? क्योंकि हम आंदोलन के कोख से जन्मी हुई पार्टी हैं। हमारी हिस्ट्री यही है कि हम आंदोलन से पार्टी बने, तो हमें उतना डर नहीं लगता। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर आपने आंदोलन किया, आज भी वही क्या है। वो टैग चिपका है? उनके मकान को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, 45 करोड़ रुपए खर्च करने का सीएम बंगलों में।
देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के बंगलों का और उसका आकलन आप करेंगी। 112 करोड़ रुपए रमन सिंह जी ने 2014 में स्वीकृत किया अपने मुख्यमंत्री आवास के लिए। उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुद्दा इस समय क्या है। डेमोक्रेसी बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा या नहीं बचेगा, विपक्ष की सरकारें बचेंगी या नहीं बचेंगी। क्योंकि अरुणाचल की सरकार इन्होंने गिराई, उत्तराखंड की इन्होंने गिराई, कर्नाटक की इन्होंने गिराई, मध्य प्रदेश की इन्होंने गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई। तो ये जो चलन है, और आज अगर केजरीवाल साहब अगर इस्तीफा दे दें इनकी मंशा के हिसाब से, तो आप देखिए तुरंत यहाँ पे कितनी तेजी से तोड़फोड़ मचाएंगे। जैसे जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। जैसे ही केजरीवाल जी जेल में गए, दूसरे ही दिन इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह के घर पड़ गया। कैलाश गहलोत को 4 घंटे बुला लिया पूछताछ के लिए, आज दुर्गेश पाठक को बुला लिया। आखिरी सवाल संजय जी, मोदी जी जो 400 प्लस का नारा दे रहे हैं, अब वो होगा नहीं होगा ये तो और बात है कि रेटरिक है, लेकिन विजन क्या लग रहा है आपको? आखिर क्यों ये चाह रहे हैं इस तरह का आंकड़ा लाना? क्या वो राजीव गांधी के नंबर को क्रॉस करना चाह रहे हैं? क्या प्रोजेक्ट होगा ये बीजेपी का? ऐसा है कि वो अपनी कुछ बातें सिंक कराने की कोशिश करते हैं। वो झूठी है, सही है, क्या है, उससे उनको लेना देना नहीं होता। वो तो अपनी एक बात को 2 लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं। अब 400 पार की जगह आप 600 पार बोल दीजिए, इसमें कौन रोक रहा है आपको? कह दीजिए अखंड भारत से हम चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान से भी सीट आएगी, अफगानिस्तान से भी आएगी, बांग्लादेश से भी आएगी, कहीं से भी आ सकती है आपकी। तो ऐसी बातों से हंसी के पात्र बनते हैं लोग, और इसका मुझे नहीं लगता कि इस नारे में कोई गंभीरता है। चले देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ लोग दिल्ली के असेंबली चुनावों में तो निश्चित रूप से खड़े होते हैं, लोकसभा चुनावों में वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ बह जाते हैं। 7 सीटों में इस बार क्या अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट का आपके साथ, जो नेताओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका कितना सिंपैथी फैक्टर, कितना सपोर्ट फैक्टर मिलता है लोगों को, वोटर्स को, आम आदमी पार्टी को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी वॉइस ऑफ इंडिया की ये खास पेशकश। आप देखते रहिए समझिए आगे भी हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।